नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है कृतिका भाग 2 क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 5 मैं क्यों लिखता हूँ पार्ट 1। क्लास 10 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसमें इस साल के प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र वो भी आपको मिल जाएगा 2024 के अकॉर्डिंग, और ग्रामर के टॉपिक्स भी आपको 2024 के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियो भी मैंने डाले हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। पाठ शुरू करती हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ। जी हाँ, ये पाठ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी द्वारा लिखा गया पाठ है, मैं क्यों लिखता हूँ। और मैं क्यों लिखता हूँ ये एक सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हमें इस चैप्टर को पढ़ के पता चलेगा। ओके, मैं क्यों लिखता हूं ये प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे लिखने के लिए आखिर कौन सी बातें प्रेरित करती हैं। तो इस पाठ में जब आप अभी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा लेखन कार्य के लिए ऐसी कौन सी दो बातें हैं जो लेखक को प्रेरित कर रही हैं। तो अभी बता देती हूँ। एक होती है आंतरिक विवशता जो लेखक को लिखने के लिए मजबूर करती है, और दूसरी होती है बाहरी विवशता, बाहरी दबाव जो लेखक को लिखने के लिए मजबूर करते हैं। ओके, इन दोनों का मतलब आगे पाठ के साथ समझाऊंगी। तो लेखक कह रहा है पहले ही वाक्य में, मैं क्यों लिखता हूं। लेखक को पता ही नहीं मैं क्यों लिखता हूं। लेखक कह रहे हैं यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है सुनने वालों के लिए, और जो पढ़ रहे हैं अभी इस चैप्टर को उनके लिए भी, पर बड़ा कठिन है, पर यह बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। क्योंकि इसका उत्तर जो है वो लेखक की अपनी लाइफ से रिलेट करता है। और लाइफ कैसी होती है, दो तरह की जिंदगी होती है, एक जो हम दुनियादारी के साथ जीते हैं, और दूसरी जिंदगी जो हमारी निजी जिंदगी होती है जिसमें हमारी अपनी भावनाएं होती हैं। तो लेखक कह रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर कि मैं क्यों लिखता हूं ये तभी पता चलेगा जब मैं लिखूंगा। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, ना जाने संभव भी है या नहीं। तो मैं अपने मन में जो भी सोच रहा हूं उन्हें मैं कुछ वाक्यों में बांध दूं तो मेरे लिए ये इजी नहीं रहता, और पता नहीं संभव भी हो पाता है या नहीं कि मैं अपने आंतरिक जीवन की कुछ बातें आपके सामने प्रकट कर सकता हूँ, कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए। हाँ, कुछ बातें मैं जो है वो स्पर्श कर लेता हूँ, आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। मेरे जीवन की कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानना ज़रूरी है, वाकई दुनियादारी से जो रिलेट करती हैं बातें, तो मैं समझता हूँ ऐसी बातों को स्पर्श कर लेना ज़्यादा उपयोगी है। ओके, एक उत्तर तो ये है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। तो इस सवाल का जवाब तो एक ये दे रहे हैं लेखक कि एक उत्तर तो ये है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि पहले मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं लिखता क्यों हूँ। भाई, लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। जब तक मैं लिखूंगा नहीं तो मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, क्या, कि जब तक मैं लिखूंगा नहीं मुझे पता नहीं चलेगा इस चीज से रिलेटेड मेरे अंदर क्या चल रहा है। लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर विवशता को पहचानता है। जब मैं लिखता हूं तभी मुझे पता चलता है मेरी भीतरी, मेरी अंदरूनी मजबूरी क्या है कि मैं लिख रहा हूं ये टॉपिक, जिसके कारण उसने लिखा, जिसके कारण मुझे लिखना पड़ा, जब मैं मजबूर हुआ लिखने के लिए, और लिखकर ही वो उससे मुक्त हो जाता है। मेरे मन में कई बातें ऐसी हैं जो मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाता, लेकिन लिखकर मैं क्या कर लेता हूँ, मुक्त हो जाता हूँ उससे। अपनी अंदरूनी जो भी मेरी मजबूरी है, जो भी विवशता है, इससे मुक्त होने के लिए मैं लिखता हूँ। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। यानी कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है, अब कुछ चल रहा है, जैसे मान लो मैं ही कविताएं लिखती हूँ, मेरे अंदर कुछ चल रहा होता है कि मुझे ना इस टॉपिक पे कविता लिखनी है। कुछ ही दिन पहले मैंने किसी टॉपिक पर कविता लिखी, तो मैं सोचती रही कि मैं अपनी भावनाओं को बाहर कैसे लेके आऊँ। मैं दूसरों के साथ बातें तो शेयर नहीं कर सकती, मैंने उसे एक कविता का रूप दे दिया। तो बड़ा न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर उसे देखने, और तटस्थ होता है एकाग्रचित हो जाना, ठीक है, न्यूट्रल हो जाना, फिर उसे देखा, फिर उसे पहचाना उस चीज को, और फिर लिख दिया। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, जितने भी रचना करने वाले हैं, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ठीक है ना, उनका सब लेखन कृति होता है, कृति होता है रचना, और सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते।
अब कृतिकार कौन होते हैं? जैसे मेरे अंदर कोई भावनाएं आई तो मैंने लिख दिया उसे, मैंने कोई रचना कर डाली, तो ये क्या हो गई? ये कृति है ना। कोई दूसरा आके आपको कह रहा है चलिए इस टॉपिक पे कुछ लिखिए आप फटाफट से, ये हमने रैंडमली उस टाइम पर लिख दिया तो वो कृति नहीं होगी हमारी, हमने लेखक है हम उस टाइम पर। तो सब लेखन ना उनका सब लेखन कृति होता है, जो रचनाकार होते हैं उनका सारा लेखन कृति नहीं होता, रचना नहीं होती। सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। ये ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता से भी लिखा जाता है। आ गई वही बात, लेखक को दो बातें प्रेरित करती हैं लिखने के लिए, एक आंतरिक विवशता जिसके बारे में आपने ऊपर पढ़ लिया, अभ्यंतर विवशता, अंदरूनी विवशता जिसे पहचानना पड़ता है फिर लिखना पड़ता है। अब दूसरी बात आ गई बाहरी विवशता। ऐसी बाहर की क्या मजबूरी है? कुछ ख्याति मिल जाने के बाद, प्रसिद्धि मिल जाने के बाद, कुछ किसी को फेम मिल जाता है तो लोग कहने लग जाते हैं कि भाई आप लिखिए। कोई संपादक आ जाता है, कोई प्रकाशक आ जाता है, एडिटर आ जाता है, या फिर पब्लिकेशन हाउस आ जाता है कि लिखिए, या फिर पैसों की कोई मजबूरी है उसको लेकर आप लिख रहे हैं कि चलो अब लिखना ही है मुझे। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से ये भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। कहता कृतिकार को ये बड़ा अच्छे से पता होता है कि ऐसी कौन सी रचना है जो उसने अपनी अंदर की फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए लिखी, और ऐसी कौन सी रचना है जो बाहरी लोगों ने आके दबाव डाला लिखो भाई तो उसे लिखना पड़ा। दूसरे ये भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्ती बन जाता है। यानी कि जो भी हमारे अंदर प्रकाश होता है किसी चीज को लिखने का, चमक होती है एक चीज की, उसका कारण जो बन जाता है, कहता कि वो बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वो हमारी अंदर की चमक को बाहर लाने का कारण बनता है कि ये बंदा लिख सकता है तो लिखेगा इस टॉपिक पर। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का बहुत महत्व होता है। कृतिकार का स्वभाव भी होता है, कुछ बड़े आलसी लोग होते हैं और कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। जब तक कोई उन्हें बाहर से कहते हैं ना पिन नहीं करता कि लिखो लिखो लिखो, वो तब तक लिखते ही नहीं है। इसी के सहारे उनके भीतर की विवशता जो है वह स्पष्ट हो जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बजाए। कई बार क्या होता है कि हम अलार्म लगा लेते हैं, है ना, बिछोना होता है बिस्तर, बिस्तर से उठते नहीं है हम तब तक, कब तक कि अभी तो 5 मिनट है, नींद तो पहले ही खुल गई हमारी, लेकिन उठेंगे नहीं क्योंकि अलार्म नहीं बजा अभी तक। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है। तो बाहरी दबाव के प्रति वो पूरी तरह समर्पित नहीं होता जो रचना करने वाला है, सिर्फ उसे एक टूल की तरह काम में लाता है। कोई आया प्रकाशक लिखने के लिए मजबूर कर रहा है तो ठीक है, एक सहायक टूल की तरह मैंने काम में लाया और लिख दिया उसके लिए, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे, यानी कि संसारिक वास्तविकता के साथ वो अपना रिलेशन बनाए रखे, जो भी आर्थिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए वो लिखता रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेखक बता रहे हैं, मुझे कभी भी इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। लेकिन हाँ, कोई आ जाता है लिखने के लिए कह देता है तो उससे मुझे कोई हानि भी नहीं होती, कोई रुकावट भी नहीं आती मेरे काम में। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, तो लेखक कह रहे मैं अपने आप ही उठ जाता हूं सवेरे, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। हाँ, अलार्म भी अगर बज जाता है तो मैं उसमें कोई बाधा नहीं मानता कि ये 5 मिनट बाद बजाए, मैं तो पहले ही उठ गया, ठीक है। ये भीतरी विवशता क्या होती, अब लेखक बता रहे हैं कि आखिर भीतरी विवशता क्या है, मतलब ये बाहरी दबाव है, भीतरी दबाव है, ये आखिरी भीतरी विवशता क्या होती है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जितना पाठ आपने अभी तक पढ़ा है, निमित्ती का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन है। निमित्ती का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन है, कारण, यंत्र, निर्माण, इनमें से कोई नहीं। अगर आप चैप्टर को ध्यान से सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, निमित्ती का क्या अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, यह भीतरी विवशता क्या होती है? अब लेखक अपने भीतर की विवशता को कब पहचानता है? जब वो लिखता है। तो वो कह रहा है कि भीतरी विवशता क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है, मतलब इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, वर्णन करना चाहूँ तो बड़ा मुश्किल है। ये क्या वह नहीं होती, ये बताना शायद कम कठिन होता है। ये भीतरी विवशता क्या वह नहीं होती, ये बताना शायद कम कठिन होता है,
या इसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। तो लेखक अब अपनी एक कविता की बात जो है वो स्पष्ट करना चाह रहा है, जो मैं आपको स्पष्ट करूंगी लेकिन पार्ट 2 में। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए अभी हम पार्ट 1 में इतना ही पढ़ेंगे। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ। ये एक तरह से बहुत ही ईजी नोट्स हैं, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे आपको सेम मटेरियल मिलेगा, और उस सेम मटेरियल के 10th बोर्ड में नंबर बहुत कम मिलते हैं। किसी ने डिफरेंट लिखा हो उसी के आपको जो है मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? ये आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे, अनुभव और अनुभूति के बारे में। ठीक है, तो इसका उत्तर मैंने आपको इस पेज पे दे दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जो घटना आप अभी पढ़ेंगे पार्ट 2 में कि ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकने और हिरोशिमा में अणुबम गिराए जाने में क्या समानता है, उसके बारे में भी आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो जापान में जब लेखक घूम रहा था तो एक दिन उसने एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी थी। इसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, तब आपको समझाएंगे। ठीक है, अनुभूति और अनुभव के बारे में भी आपको पार्ट 2 में समझाया जाएगा। तीसरा प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए। यस, ये आपने आज पढ़ लिया है। लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? तो लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, उसका पॉइंट वाइज आंसर जरूर दीजिएगा। पहला है स्वयं को जानने की इच्छा। लेखक खुद ही जानना चाहता है, लेखक के अनुसार वो स्वयं जानना चाहता है वो क्यों लिखता है, और यही जानने की इच्छा ही उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वो अपने भीतर उमड़ने वाली एक मजबूरी से मुक्ति पाने के लिए भी लिखता है। ठीक है, आंतरिक विवशता, ये विवशता उसे लिखने के लिए, जो आंतरिक विवशता है उसे लिखने के लिए बाध्य करती है। अनुभूति की तीव्रता, लेखक को उसकी आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने की इच्छा तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने की भावना लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो ये 3 पॉइंट आपको उत्तर में जरूर लिखने हैं, कौन सी बातें प्रेरित करती हैं। दूसरा है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही हो गया, आंतरिक विवशता से मुक्ति। दूसरा, संपादक का आग्रह। तीसरा, प्रकाशक का तकाजा। और चौथा, आर्थिक विवशता। तो निश्चित रूप से कोई भी रचनाकार है, उसके प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए उत्साहित करते हैं। तो घटना का जो उदाहरण है वो आप कल पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से आपने पढ़ी लिया, अब आपको बार बार चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी और क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर ध्यान से सुन लिया। तो संपादक के आग्रह का दबाव, प्रकाशक के तकाजे का दबाव, आर्थिक आवश्यकता का दबाव। कुछ ना भी याद रहे तो 3 पॉइंट भी लिखा होगे तो 2 में से 1.5 नंबर तो आप पा ही लोगे। तो ये सारे बाह्य दबाव हैं, और इसके अतिरिक्त 2 पूरे लेने हैं तो कुछ लाइन बढ़ा के आपको लिखना पड़ेगा। यहीं पर आज आपका पाठ मैं कर रही हूँ समाप्त। पार्ट 2 में बचे हुए पाठ और बचे हुए क्वेश्चन आंसर के साथ और पूर्व वर्षों के प्रश्न उत्तर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। टिल देन, गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पार्ट 2 में मैं जल्दी ही मिलूंगी, और व्यूज़ अच्छे आने चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो मिलते ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।